हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में त्रिविमीय लिमिट संकुलन का। और कल हम लोग देखे थे वीडियो नंबर 7 यूनिट फर्स्ट का। यूनिट पहले का वीडियो नंबर 7 कल देखे थे सॉलिड स्टेट का। आज हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 8 और इसमें बात करने वाले हैं त्रिविमीय लिमिट संकुलन का। त्रिविमीय लिमिट संकुलन किसे बोलते हैं हम लोग, क्या होता है, इसी को समझना है। अगर आपको याद हो, इसके पहले हम बताए थे कि एक विमीय लिमिट संकुलन में हम कणों को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, केवल एक ही अक्ष पर। अब ये अक्ष चाहे ये अक्ष एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। और द्विविमीय में हम लोग बात किए थे, द्विविमीय में हमने कणों को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किए, अर्थात इसी के नीचे कण लगा दिए थे इस प्रकार से। इसे हम लोग बोले थे द्विविमीय, क्योंकि एक ये बीमा और दूसरा ये बीमा। तो दो अक्षों पे हम लोग इसको काम में लिए थे, तो इसे हम लोग क्या बोले थे, द्विविमीय लिमिट संकुलन। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिविमीय लिमिट संकुलन का। त्रिविमीय लिमिट संकुलन क्या होता है दोस्तों? अगर हम द्विविमीय लिमिट संकुलन को बनाए, ये हमारे पास जो बना हुआ है, द्विविमीय लिमिट संकुलन का। अगर हम द्विविमीय लिमिट संकुलन को त्रिविमीय लिमिट संकुलन में बनाए, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास केवल एक पंक्ति है, और ये हमारे पास दूसरी पंक्ति है, और ये हमारे पास तीसरी पंक्ति है, और ये हमारे पास चौथी पंक्ति है। ये पंक्तियों को अगर हम मिला दें तो ये एक परत का निर्माण करेगा। अगर पंक्तियों को मिला दें तो ये एक परत का निर्माण करेगा। अब इसी के ऊपर ये त्रिविमीय बनेगा कहाँ से? एक बीमा तो ये हो गया, एक अक्ष ये हो गया, मैंने इसको काम में लिया। एक अक्ष ये हो गया, मैंने इसको काम में लिया। अब तीसरा अक्ष जो होगा, तीसरा अक्ष ये वाला होगा। कल भी मैं समझाया था, ये आपके सामने वाला ये एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा अक्ष ये होगा। अब तीसरे अक्ष पे हमें रखने के लिए यहाँ पे हमें कई परत को रखना पड़ेगा। जैसे हम एक परत रखें, अभी इसके ऊपर एक समान इसी प्रकार का गोला एक और रखें, सेम मतलब पूरी तरीके से इसी प्रकार का गोला, और जिसकी सब की त्रिज्या क्या हो, बराबर हो, इसी प्रकार गोले से हम लोग समरूप गोला बोलते हैं। और जिसका केंद्र, दोनों का केंद्र एक ही हो। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से अगर दूसरी परत को लगाते हैं, फिर तीसरी परत को लगाते हैं, तो ये वाई अक्ष पे भी, ये जेड अक्ष पे भी आ जाएगा, ये वाले अक्ष पे। तो जो इस पे आएगा, ये वाले अक्ष पे जो आएगा, तो हमें यहाँ पे कितना बीमा मिलेगा? 3 बीमा। एक तो ये मिला, दूसरा ये मिला। अब जब परत पे परत को रखोगे, परत पे यहाँ पे हम शब्दों से परिचित करवा रहे हैं, क्योंकि मैं बना नहीं सकता उस तरीके से, तो इसीलिए हम शब्दों से परिचित करवा रहे हैं। अगर यहाँ पे हम गोले के ऊपर, गोले मतलब कितना, एक परत तो नीचे लगा हुआ था, अब उसी के ऊपर हम एक परत और लगा दें, उसी के ऊपर एक परत और लगा दें, ये जेड अक्ष भी हमारा काम में आ जाएगा। तो जेड अक्ष जब काम में आएगा, तो इस प्रकार की जो संरचना होगी, इस प्रकार जो हमने क्रिस्टल को व्यवस्थित किया है, इस क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय लिमिट संकुलन। त्रि मीन्स 3, विमीय मीन्स मैंने मन में तीनों अक्षों को काम में लिया, त्रिविमीय लिमिट संकुलन। तो दोस्तों, अगर ये त्रिविमीय लिमिट संकुलन, तो इसके लिए अगर यहाँ से हम अगर सबका केंद्र मिलाएं, तो ये एक सीधी रेखा में जाएगा, मतलब जो इसका क्षैतिज होगा ये भी सीधी रेखा में जाएगा। और अगर हम ये वाला केंद्र इसका मिलाएं, तो ये भी एक सीधी रेखा में जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो क्षैतिज होगा और जो लंबवत रेखा होगा, वो रेखाएं एक सीधी रेखा मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी। और यहाँ पे हमने यूज़ क्या किया है, यहाँ पे ऐसे में से अगर परिभाषा को हमें लिखना है, तो ऐसे में आप लोग, ऐसे में परत शब्द जरूर यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि जब परत के ऊपर परत को रखा जाता है, जब परत के ऊपर परत को रखा जाता है, तो तीसरा अक्ष प्रयोग में आता है। इस प्रकार से जो क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम लोग त्रिविमीय लिमिट संकुलन बोलते हैं।
अब यहाँ से एक खास बात यह है कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन में कणों का पैटर्न है क्या होगा। पैटर्न व्यवस्था मतलब इसके अरेंजमेंट, इसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा। पैटर्न, अगर हम इसके पैटर्न व्यवस्था को देखें तो अभी यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से बनाए थे, ऐसे करके ये गोला यहाँ पे था, ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम लोग व्यवस्थित किए थे गोलों को, ऐसे करके। अब यहाँ पे आप लोग देखिए और सोचिए कि जो पैटर्न पहले पंक्ति का होगा, मैंने मान लिया कि पहले पंक्ति में जो गोले रखे हुए वो क्या है, उसे मैंने मान लिया है। जो पैटर्न पहले पंक्ति का होगा वही पैटर्न दूसरे पंक्ति का होगा, वही पैटर्न तीसरे पंक्ति का होगा। तो अगर यहाँ पे हम कणों के अरेंजमेंट की बात करें तो कणों के अरेंजमेंट का जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा ये का होगा। अब हम लोग इस प्रकार से हमने पढ़ा एक विमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन और त्रिविमीय निविड़ संकुलन। अब हम लोग बात करेंगे अगला हेडिंग, ठोसों में अपूर्णता, ठोसों में दोष या फिर ठोसों में अपूर्णता, ऐसे बात कर सकते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो सारा क्रिस्टल होता है, या फिर अगर ये देखा जाए तो संसार में कोई भी चीज़ें पहली बात तो परफेक्ट होती नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो अगर हम ठोसों को कुछ इस प्रकार से जमा दें, ठोसों को हम कुछ इस प्रकार से जमा दें कि ठोस में किसी प्रकार का विचलन ना हो, ठोस में किसी प्रकार का दोष ना हो, तो उसे हम लोग आदर्श ठोस बोलते हैं। लेकिन आज सबको पता है कि आदर्श, आजकल संसार में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आदर्श हो, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ विचलन, कुछ ना कुछ दोष होता है। तो उसी विचलन को हम लोग दोष बोलते हैं, उसी विचलन को हम लोग दोष बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम लिखे हैं तो आदर्श क्रिस्टल में विचलन दोष कहलाता है। आदर्श क्रिस्टल में विचलन दोष कहलाता है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हमें एक बात समझना है कि ये जो दोष होता है, ये दोष दो प्रकार का होता है। एक तो हमारे पास होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है हमारे पास रेखीय दोष। हम लोग समझेंगे बिंदु दोष क्या होता है, रेखीय दोष क्या होता है। अगर ये हमने यहाँ पे कुछ कणों का भी एक बीमा में इस प्रकार से अरेंजमेंट किया था ऐसे, तो अगर यहाँ से किसी एक कण में या किसी एक पार्टिकल्स में अगर दोष होता है, किसी एक जालक में यदि दोष होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष। क्या बोलते हैं उसे? बिंदु दोष। यदि पूरे क्रिस्टल में ही विचलन है, यदि पूरे कण में ही विचलन है, पूरी रेखा में ही विचलन है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय दोष। अगर कोई एक कण में दोष है तो उसे हम लोग बोलेंगे बिंदु दोष। अगर पूरी रेखा में विचलन है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय दोष। अब दोस्तों इसके बारे में हम लोग आगे विधिवत तरीके से पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू।